अच्छा, अभी तक हमने जो एसी एनालिसिस की है उसमें हमने जो है वोल्टेज और करंट कैलकुलेट किया है। अब हम जो ये लेक्चर जो शुरू कर रहे हैं वो एक्चुअली में चैप्टर 11 है, हमारे टेक्स्ट बुक में थे, और इस चैप्टर में हम पावर एनालिसिस को पढ़ेंगे कि मतलब पावर भी जो है कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पावर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे घर में जो भी अप्लाइंसेस होती हैं उनकी कुछ पावर रेटिंग होती है, या फिर हमारे पास जो बिल आता है वो किलोवाट आवर के हिसाब से उसके यूनिट्स बनते हैं हमारे बिजली के, और फिर उसका जो है बिल आता है कि कितने किलोवाट हमने यूज़ किए हैं एक आवर में, या फिर जो है कितने हमने वाट्स यूज़ किए हैं, कितने आवर्स में यूज़ किए हैं। फिर उनको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 1 किलोवाट आवर बनता है तो वो हमारे पास 1 यूनिट बनता है। जैसे सपोज़ कर लें कि 100 वाट का बल्ब है, अगर हम उसको 10 आवर्स कंटिन्यूसली जो है चलाएंगे तो 10 आवर्स और 100 वाट, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 किलोवाट। और तो 1 किलोवाट और जब हम यूज़ करते हैं बिजली तो हमारे पास ये जो बिल आता है वो 1 यूनिट आता है। तो इस तरह फिर हम अगर 100 वाट बल्ब को 20 आवर्स चलाएंगे तो फिर हमारे पास बिल जो आएगा वो 2 यूनिट्स आएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है कैलकुलेशन आप मुख्तलिफ अप्लाइंसेस की करके देख सकते हैं कि वो हम कितने यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी चीज़ जब हम घर में चलाते हैं। अच्छा, अब पावर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जनरेट करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के जो हमारे पास ज़मीन के अंदर गैस, ऑयल या कोल है उसकी हेल्प से भी जनरेट करते हैं बिजली। अच्छा, ये जो भी मतलब वेज़ हैं इनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, सिंपली इनके आपको मैं ऊपर से नाम बताऊंगा कि ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, इनसे हम बिजली जनरेट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल, हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास न्यूक्लियर फिशन होती है, और एक वो चेन रिएक्शन होता है जिसमें हम जो है यूरेनियम की जो है न्यूक्लियाई होती है उसको हम ब्रेक करते हैं, और फिर वो न्यूक्लियाई दूसरे यूरेनियम एटम्स की न्यूक्लियाई को ब्रेक करती है। इस तरह फिर हमारे पास एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिसमें से हमें फिर एनर्जी मिलती है। वाटर फॉलिंग की हेल्प से भी जो है हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर जो है हॉट वाटर या स्टीम होती है उसकी हेल्प से भी जो है हम पावर जनरेट कर सकते हैं। विंड की हेल्प से जो है हम पावर जनरेट कर सकते हैं। समंदर की लहरों से भी पावर जनरेट किया जा सकता है। बायोमास एनर्जी कि हम जो है चीज़ों को जो है जला के बर्न करके उनसे फिर एनर्जी बना सकते हैं। अच्छा, अब पावर को जो है हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर है, एवरेज पावर है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस पावर ये होता है कि पावर एट पर्टिकुलर टाइम, पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। क्योंकि अब सिग्नल्स हमारे पास साइनोसाइडल है तो पावर भी जो है हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल के फॉर्म में होगा। तो पावर जैसे कि प्रोडक्ट है वोल्टेज और करंट का, तो अब जो हमें आउटपुट पे मतलब पावर जो मिलेगा, इनकी प्रोडक्ट का जो हमें आउटपुट मिलेगा पावर और वोल्टेज, मतलब वोल्टेज और करंट का जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसको हम पावर कह रहे हैं, तो वो भी एक साइनोसाइडल सिग्नल होगा। तो वो हर एक टाइम की हर एक पॉइंट पे जो है वेरी करेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर वही है कि पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट है उसको हम, या इवन पावर है, जो भी इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी होगी उसको हम जो है लोअर केस से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा,
फिज़िक्स में जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि पावर इज़ इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे जो है वैसी ही एक डेफिनेशन है कि एनर्जी भी मतलब वर्क ही है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन एलिमेंट पर यूनिट टाइम, तो उसको भी हम जो है पावर कहते हैं कि कोई अगर हमारे पास घर में कोई अप्लायंस लगी हुई है तो वो कितनी एनर्जी जो है ले रही है, कितने टाइम के लिए ले रही है, तो उसको हम जो है पावर कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं उनमें हमारे पास जो मोस्टली फार्मूला होगा वो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये एक सर्किट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ से जो है कोई साइनोसॉइडल सोर्स है, वहाँ से जो है वोल्टेज, साइनोसॉइडल वोल्टेज जनरेट हो रही है और करंट जो है उस वोल्टेज की वजह से जो है करंट फ्लो कर रहा है इस पैसिव लीनियर नेटवर्क में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि साइनोसॉइडल सोर्स है जो कि हमें वी ऑफ टी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और आई ऑफ टी करंट प्रोवाइड कर रहा है जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है। अच्छा, अब क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है हमारे पास साइनोसॉइडल क्वांटिटी है तो हम उसको जो है फिर साइनोसॉइडल सिग्नल के फॉर्म में लिख रहे हैं। वी एम जो है उसका एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का या पीक वैल्यू है, इसी तरह आई एम जो है एम्पलीट्यूड है या पीक वैल्यू है करंट का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा है, थीटा वी और थीटा आई जो है फेज एंगल्स हैं वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्टिवली। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो है प्रोडक्ट है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट का। फिर जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो कास के टर्म्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो हम इनको जो है प्रोडक्ट को एडिशन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे। एक्चुअली में हम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे जो अगर हम देखें इन जनरल फॉर्म कास और कास का जो फिर टोटल पावर बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। तो उस पावर को ब्रेक करने के लिए फिर हम ये फार्मूला लगा रहे हैं ताकि कास का जो पावर है वो सिंगल रहे, बीच में एडिशन है फिर एक्स कास का पावर, एक कास का टर्म है जिसका पावर जो है 1 ही होगा। अच्छा, जब यहाँ पे फार्मूला में कास ए माइनस बी है तो ओमेगा टी वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास थीटा बी और थीटा आई बचेगा। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे जो है जब ए प्लस बी है तो ओमेगा टी जो है डबल हो जाएगा, बाकी फेज एंगल्स भी यहाँ पे रह जाएंगी। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर में दो जो है पार्ट्स बन रहे हैं। एक पार्ट जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है या टाइम इंडिपेंडेंट है कि इसमें कोई भी टाइम का जो है फैक्टर नहीं है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। अच्छा, दूसरा जो है लेकिन इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है फेज एंगल ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, उनका जो डिफरेंस है। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल बन रहा है उसकी अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है। जो फ्रीक्वेंसी थी वोल्टेज की या करंट की उससे जो है ये यहाँ पे डबल हो गई है फ्रीक्वेंसी। एक तो ये चीज़ हमें पता चल रही है, और दूसरा ये पता चल रहा है कि ये भी जो है सिग्नल जो है हमारे पास साइनोसॉइडल सिग्नल है, और पी ऑफ टी को हम ये कह सकते हैं कि पी ऑफ टी प्लस टी नॉट के किसी टाइम पीरियड पे ये रिपीट करेगा। अच्छा, अब क्योंकि अब अगर हम सपोज़ कर लें कि जो हमारे पास जो वोल्टेज सिग्नल था या करंट सिग्नल था वो भी साइनोसॉइडल सिग्नल था, और अगर उसका जो टाइम पीरियड है टी है, तो इस पावर सिग्नल का जो टाइम पीरियड होगा वो टी अपॉन 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है डबल हो गई है।
अच्छा, अब ये जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो जो प्लॉटिंग है वो डिपेंड कर रही है कि थीटा वी और थीटा आई की वैल्यूज़ क्या हैं। अच्छा, अब उनकी वैल्यूज़ कुछ भी हों, जो हमारे पास आउटपुट पावर सिग्नल आएगा, ठीक है, एक तो उसमें जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी या टाइम पीरियड होगा, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाफ है, T/2 है, अगर हम वोल्टेज या करंट के टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करें। और दूसरा, जो ये लाइन होती है साइनोसॉइडल सिग्नल की, ज़ीरो लाइन कॉस की या साइन की, तो उससे ऊपर जो वैल्यू होगा वो कितना है, और उससे जो है उस लाइन से नीचे और फिर इस एक्स एक्सिस तक कितना वैल्यू होगा, वो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से आ रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर हमारे पास, मतलब इसका जो पीक वैल्यू है वो है हमारे पास, डिपेंड कर रहा है, वो यही होगा 1/2 VM/IM, ठीक है। मतलब इस पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का जो पीक वैल्यू होगा वो 1/2 VM/IM होगा। और अब इस डॉटेड लाइन से लेके इस एक्स एक्सिस तक वो कितना वैल्यू है, क्योंकि ये जो पावर सिग्नल है, अब वो जो है बिल्कुल ही डिपेंड करता है कि बिल्कुल ही जो है इस एक्स एक्सिस पे बने या एक्स एक्सिस से ऊपर बने, जिस तरह अभी ये यहाँ पे है, ठीक है। वो असल में एक्चुअली डिपेंड करता है कि फेज एंगल जो हैं दो, इनका डिफरेंस क्या है। तो अगर सपोज़ कर लें, वो मतलब फेज एंगल वाले एग्जांपल्स आगे आगे वाले स्लाइड्स में हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ आप इतना जान लें कि ये जो डॉटेड लाइन होती है साइनोसॉइडल सिग्नल के बीच में, जो पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पीक वैल्यू है वो हमारा 1/2 VM/IM है। यहाँ से भी सेम सेम टर्म हम देख सकते हैं, 1/2 VM/IM, वो उसका एक किस्म से इस डॉटेड लाइन से ऊपर जो है एक किस्म का पीक वैल्यू दिख रहा है हमें। और उस डॉटेड लाइन से नीचे जो है हमें एक्स एक्सिस तक जो डिफरेंस मिल रहा है वो इक्वल है 1/2 VM/IM और cos ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। तो अब ये डिटेल में देखते हैं कि ये किस तरह जो है कर्व बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट कंसीडर किया है, जिसमें हमारे पास वोल्टेज जो है वी पीक जो है 1 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, और हमने कोसाइन सिग्नल कंसीडर किया है। साइन में हम +90 कर रहे हैं डिग्री, +90 डिग्री कर रहे हैं, तो वो कोसाइन बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रेड सिग्नल है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो 1 से शुरू हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि 1 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है और फिर 1 वोल्ट जो है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। और अब उस 1 वोल्ट को जब हम 0.5 ओहम रजिस्टर को दे रहे हैं, तो हमारे पास जो करंट बन रहा है वो 2 एम्पियर बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वोल्ट पॉजिटिव पीक है और -2 वोल्ट जो है, सॉरी एम्पियर, 2 एम्पियर जो है पॉजिटिव पीक है और 2 एम्पियर जो है, -2 एम्पियर जो है नेगेटिव पीक है इस ग्रीन सिग्नल का, जो कि हमारे पास करंट का सिग्नल है। तो रेड हमारे पास वोल्टेज सिग्नल है और ग्रीन जो है हमारे पास करंट सिग्नल है। और ग्रीन सिग्नल जो है डबल है रेड सिग्नल से, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज 1 वोल्ट है और जो करंट आएगा वो 2 एम्पियर आएगा।
तो जब हमने यहाँ पे इस रजिस्टर पे पावर देखा, तो पावर जो है उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, और वो जो है इस ज़ीरो लाइन से नीचे नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे पास अब जो पावर, हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है उसमें हमारे पास है 1/2 VM/IM cos ऑफ थीटा वी माइनस थीटा है। तो यहाँ पे थीटा वी और थीटा आई का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है। वो जब डिफरेंस ज़ीरो है तो फिर हमारे पास एक कास का ड्रम यहाँ पे बच जाएगा, जिसकी जो है फ्रीक्वेंसी जो होगी ये ज़ीरो हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंस जब ज़ीरो है तो यहाँ पे कास ऑफ ज़ीरो 1 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास बच जाएगा 1/2 VM/IM प्लस 1/2 VM/IM कास ऑफ 2 ओमेगा टी। तो हमारे पास जो सिग्नल है 1/2 VM/IM कास ऑफ 2 ओमेगा टी, उसमें हमेशा एक कांस्टेंट ऐड होगा जो कि बराबर है 1/2 VM/IM। तो ये जो साइनोसाइडल सिग्नल है फिर ये जो है ऊपर चला जाएगा। कितना ऊपर चला जाएगा? जितना इसका पीक वैल्यू है, पॉजिटिव पीक का वैल्यू है, तो पॉजिटिव पीक जितना ये अगर ऊपर चला जाए सिग्नल, तो फिर ये ज़ीरो लाइन पे इसका जो है मतलब एक्स एक्सिस पे जो है इसका नेगेटिव पीक आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर सिग्नल का जो साइनसॉइडल फैक्टर है उसमें जो हमारे पास नेगेटिव पीक आना चाहिए वो जो है शिफ्ट हो गया है ज़ीरो पे। तो यहाँ पे ये बात हमें मालूम हो रही है कि जो पावर होगा रेजिस्टिव सर्किट के लिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव इस वजह से होगा क्योंकि रेजिस्टर हमेशा पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो कैपेसिटिव सर्किट में और इंडक्टिव सर्किट में जब हम देखेंगे तो पावर वो कुछ टाइम के लिए एब्जॉर्ब करेंगे और फिर कुछ टाइम के बाद वो जो है पावर रिटर्न बैक करेंगे सोर्स को। तो वहाँ पे जो है पावर पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, लेकिन रेजिस्टर के लिए हमेशा पावर पॉजिटिव ही बनेगा। तो अब यहाँ पे हमने एक कैपेसिटिव सर्किट कंसिडर किया है जो कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। तो यहाँ पे वोल्टेज हम वही दे रहे हैं 1 वोल्ट पीक टू पीक। अब इस कैपेसिटर की 0.2 फेराड वैल्यू की वजह से जो करंट हमें यहाँ पे मिल रहा है वो है हमारे पास 1.26 एम्पियर। अच्छा, अब यहाँ पे रेड वही है, वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है, और ग्रीन जो है करंट सिग्नल है। अब यहाँ पे ग्रीन जो करंट सिग्नल है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है। तो अब उसके बाद जो हमारे पास ये ब्लू लाइन है वो हमारे पास पावर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी डबल है वोल्टेज या करंट सिग्नल से। अच्छा, अब यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो पावर सिग्नल है वो उसकी आधी साइकिल जो है नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ है और आधी साइकिल जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो हाफ साइकिल के हाफ उसका जो पावर होगा वो हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होगा और हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा, कि वो जो है पावर कुछ टाइम के लिए सोर्स से लेगा और फिर वही पावर जो है रिटर्न बैक करेगा।
अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी जो है याद रखने की है कि जब पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि पावर ट्रांसफ़र हो रहा है एलिमेंट से सोर्स की तरफ, लेकिन अगर पावर पॉजिटिव है तो तब पावर ट्रांसफ़र होगा सोर्स से एलिमेंट की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास प्योर इंडक्टिव सर्किट है, वही वोल्टेज है, वही फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे 0.2 हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो ग्रीन सिग्नल है वो करंट यहाँ पे इस सर्किट में जनरेट हो रहा है, मतलब इस सर्किट में यहाँ पे इंडक्टर की तरफ फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब इस सर्किट में फ्लो कर रहा है करंट। अच्छा, अब रेड जो है वही वोल्टेज सिग्नल है जो हम यहाँ से दे रहे हैं, तो पावर सिग्नल वही जो है ब्लू कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगेन डबल है वोल्टेज और करंट सिग्नल से। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो इंडक्टर को जो है पावर जा रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो पावर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है। अच्छा, और यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो है वोल्टेज लीड कर रही है और करंट जो है 90 डिग्री से लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडक्टिव सर्किट है। तो जो इंडक्टर पे वोल्टेज है और जो इंडक्टर से करंट पास हो रहा है, उनके दरमियान जो फेज़ एंगल है वो 90 डिग्री है, तो cos ऑफ 90 डिग्री हमारे पास जो बनेगा वो ज़ीरो बनेगा। तो इस वजह से ये फिर डॉटेड लाइन, जब cos ऑफ 90 हमारे पास ज़ीरो बन रहा है, तो फिर ये डॉटेड लाइन जो है इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे इस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इसी तरह कैपेसिटिव सर्किट में भी यही था कि वहाँ पे भी जो है जो ये फेज़ डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है, तो फिर cos ऑफ 90 जो है वहाँ पे भी जो है ज़ीरो है, तो ये फिर जो है डिफरेंस डॉटेड लाइन का और एक्स एक्सिस का ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस पावर में ये मसला है कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, तो फिर ये हम हर एक पॉइंट पे अलग से पावर मेजर करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास एक दूसरा ड्राम है एवरेज पावर, जो कि ईजियर है, और जो हमारे पास मल्टीमीटर होता है या वाट मीटर होता है वो भी एक्चुअली जो है हमारे पास एवरेज पावर हमें मेजर करके देता है। एवरेज पावर क्या होता है? ये पावर जो है, जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी एक साइकिल को कंसीडर करता है और उस एक साइकिल की पावर की एवरेज निकालता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एवरेज पावर के। यहाँ पे मैथमेटिकली हम इस तरह डिफाइन करते हैं, पी ऑफ टी जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर है और उसकी हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ज़ीरो टू टी, कि मतलब जो भी टोटल पावर है हमारे पास ज़ीरो से लेके टी तक, ये टाइम पीरियड है। अच्छा, अब ये टाइम पीरियड जो है हमारा वोल्टेज और करंट का था, तो वहाँ तक इंटीग्रेशन करें या फिर टी अपान टू तक करें तो भी जो है कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो से टी तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें वन अपान टी से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन हम ज़ीरो से टी अपान टू तक कर रहे हैं तो फिर हमें उसको डिवाइड वन अपान टी अपान टू से करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास अगर 7 सब्जेक्ट्स होते हैं तो सातों की अगर हम मार्क्स ऐड कर लें, जो कि यहाँ पे मैथमेटिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन वो काम कर रहा है, और फिर सातों की मार्क्स ऐड करने के बाद, सब्जेक्ट्स की ऐड करने के बाद फिर हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल टाइम, जिस टाइम तक हमने पावर को ऐड किया है, सम किया है, फिर टोटल टाइम से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एवरेज पावर यहाँ पे आ रहा है।
अच्छा, अब एवरेज पावर को हम यहाँ पे पी जो है यहाँ पे जो है इंस्टेंटेनियस पावर को हमने स्मॉल लेटर्स से शो किया था, और जो हमारे पास एवरेज पावर है उसको हम जो है कैपिटल लेटर्स के साथ शो करेंगे। अच्छा, अब हम जो है पी ऑफ टी का जो हमने वैल्यू टोटल फाइंड आउट किया था 1/2 वी एम आई एम कॉस ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई प्लस 1/2 वी एम आई एम कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई, ये हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेशन को हमने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। ये वो पार्ट है पावर का, इंस्टेंटेनियस पावर का, जो एक कांस्टेंट था, और उसके साथ फिर दूसरा पार्ट था हमारे पास जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी डबल थी पावर सिग्नल की इन कंपैरिजन विथ वोल्टेज या करंट। तो अब ये जो कांस्टेंट टर्म है, अगर इसकी इंटीग्रेशन हम करें तो ये कांस्टेंट टर्म पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। तो उसकी इंटीग्रेशन वन की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो हमारे पास जब लिमिट पुट करेंगे 0 to t तो t बनेगी। तो वो वाली t और ये 1/t आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म की जो इंटीग्रेशन हमें मिलेगी वो हमें ये सेम जो अंदर इसके अंदर हमने ये चीज़ रखी कांस्टेंट टर्म वही मिलेगी। अच्छा, दूसरा पार्ट जो है साइनोसॉइडल सिग्नल है। तो साइनोसॉइडल सिग्नल की अगर हम इंटीग्रेशन उसके टाइम पीरियड तक करते हैं तो वो ज़ीरो बन जाती है, कि क्योंकि साइनोसॉइडल सिग्नल में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और नेगेटिव हाफ साइकिल होती है, तो वो आपस में समेशन जो है या इंटीग्रेशन जो है उसकी कैंसिल हो जाती है। तो इस दूसरे पार्ट की इंटीग्रेशन हमारे पास ज़ीरो आएगी, और जो फर्स्ट पार्ट है उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास 1/2 वी एम आई एम कास थीटा वी माइनस थीटा आई आएगी। तो ये हमारे पास एवरेज पावर का फार्मूला यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये यहाँ पे बता रहा है कि कास ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई जो है बराबर है कास ऑफ थीटा आई माइनस थीटा वी के जैसे आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला पढ़ा हो, कास ऑफ थीटा इज इक्वल टू कास ऑफ माइनस थीटा। तो ये वही बात है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये यहाँ पे जो है पॉजिटिव है, कास की जो एंगल है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, टोटल एंगल जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इम्पोर्टेंट ये है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। और पी ऑफ टी जो है हमारी टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, इंस्टेंटेनियस पावर है। और जो पी है हमारे पास कैपिटल पी, वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, वो किसी भी टाइम पे उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट नंबर होगी, सेम सेम वैल्यू होगी फॉर ऑल टाइम। लेकिन पी ऑफ टी की जो है डिफरेंट वैल्यू होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है कि जब हम इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टेज और करंट वो मस्ट बी इन टाइम डोमेन होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एवरेज पावर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वोल्टेज और करंट जो है वो चाहे टाइम डोमेन में हो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो, हम एवरेज पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं कि 1/2 जो है वी इंटू एस्टेरिक। अच्छा, अब यहाँ पे एस्टेरिक का मतलब ये है कि जो करंट है उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो V और I है वो क्योंकि यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में हमने शो की है, तो V और I जो है फेज़र फॉर्म में है। तो 1/2 V इंटू आई वो दोनों फेज़र फॉर्म में है। तो V जो है हमारे पास फेज़र फॉर्म में
है वो हमारे पास बराबर होगी वी एम एंगल थीटा वी, और जो आई है आई बराबर होगी आई एम एंगल ऑफ थीटा आई, लेकिन इस एस्टेरिक की वजह से आई एम एंगल ऑफ माइनस थीटा आई बनेगा। तो वो हमने यहाँ पे रखा है 1/2 वी एम एंगल ऑफ थीटा वी आई एम एंगल ऑफ माइनस थीटा आई। तो एंगल्स को हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो इस पोलर फॉर्म को जब हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास कि हमारे पास ये जो है आर है, ये थीटा है, तो आर कास थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास है 1/2 वी एम आई एम कास थीटा वी माइनस थीटा आई। तो इस टर्म का अगर हम रियल पार्ट कंसिडर करें तो हमारे पास ये जो है पहला हाफ पार्ट आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो एक्चुअली बस ये दूसरा तरीका है पावर के फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। एक्चुअली तो फार्मूला ये है कि 1/2 वी एम आई एम कास थीटा वी माइनस थीटा आई, तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/2 रियल पार्ट ऑफ वी आई जो है दोनों फेज़र फॉर्म में है, लेकिन आई का जो है हमने कॉन्जुगेट लिया हुआ है और फिर जो है उनका हमने सिर्फ रियल पार्ट कंसिडर करना है। अच्छा, अब हमारे पास दो केसेस हैं जब थीटा वी इज़ इक्वल टू थीटा आई है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट होगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, और उसमें जो है करंट और वोल्टेज जो हैं दोनों इन फेज़ हैं। तो उस वक्त हमारे पास जो एवरेज पावर होगा 1/2 वी एम आई एम और कास ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई जो होगा वो कास ऑफ ज़ीरो बनेगा। तो कास ऑफ ज़ीरो जो है हमारे पास 1 होगा। तो उस वक्त हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर होगा वो 1/2 वी एम आई एम होगा, और हम उसको जो है आई एम स्क्वायर इंटू आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर हम फेज़र के फॉर्म में, मतलब फेज़र की हेल्प से लिखना चाहें, करंट के फेज़र की हेल्प से, तो जो आई एम स्क्वायर है वो हमें, अगर हम फेज़र का मॉड और अगेन उस मॉड का फिर स्क्वायर लें तो वो सिंपली आई एम के बराबर ही होगा, क्योंकि फेज़र का जो मॉड और स्क्वायर होता है वो हम लिख सकते हैं कि फेज़र मल्टीप्लाइड विथ इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, कि अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज़ ही मिलेगी, या सिंपली अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को देख लें कि ये आई एम जो है आई एम स्क्वायर ये यहाँ पे इस फेज़र मॉड स्क्वायर के बराबर है। तो अगर आई ये जो फेज़र है वो आई है, आई एम एंगल थीटा आई है, ये जो कैपिटल आई है वो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आई एम एंगल ऑफ थीटा आई। फिर ये हम अगर लिखना चाहें तो फिर हम इसको लिख सकते हैं आई एम एंगल ऑफ माइनस थीटा आई। तो थीटा आई पॉजिटिव और थीटा आई नेगेटिव वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, बाकी फिर आई एम इंटू आई एम स्क्वायर ही बनेगा। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड ले रहे हैं फिर उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तब भी रिज़ल्ट सेम मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है वो हमेशा जो है उसका जो पावर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो पावर सिर्फ एब्जॉर्ब ही कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास
प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिसमें हमारे पास थीटा वी माइनस थीटा आई जो है पॉजिटिव 90 या फिर नेगेटिव 90 बनेगा, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे पास cos 90 जो है हमारे पास ज़ीरो होगा, तो फिर हमारे पास पूरा का पूरा जो पावर है वो एवरेज पावर जो है ज़ीरो बन जाएगा, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है कि प्योरली रिएक्टिव सर्किट में जो एवरेज पावर है वो हमेशा ज़ीरो होगा और वो सर्किट पावर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो रेजिस्टिव सर्किट जो है या रेजिस्टिव लोड जो है पावर हमेशा एब्जॉर्ब करता है, और रिएक्टिव लोड जो है हमेशा उसका जो एवरेज पावर होता है वो ज़ीरो होता है। ये जो थीटा वी माइनस थीटा आई है नेगेटिव 90 तब बनेगी जब हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा, और जब हमारे पास प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा तो उस वक्त ये जो है हमारे पास प्लस 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि उस वक्त जो है वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रही होगी और करंट की एंगल जो है सपोज कर लें कि अगर ज़ीरो है तो वोल्टेज की एंगल जो है 90 डिग्री होगी, तो फिर उस वक्त जो है ये डिफरेंस प्योरली इंडक्टिव सर्किट में प्लस 90 होगा और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में माइनस 90 होगा। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमें वोल्टेज और करंट टाइम डोमेन में गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। तो इंस्टेंटेनियस का पावर का फार्मूला हमारे पास ये है, तो वी एम हमारे पास 120 है, आई ऑफ टी जो है 10 है, 120 इंटू 10 1200 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास 600 आ जाएगा। ठीक है, 600 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो दोनों में से अगर हम यहाँ पे कॉमन निकाल के रखें और अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे थीटा वी माइनस थीटा आई जो है बनेगा 45 माइनस 10, तो 55 हो जाएगा। तो cos ऑफ 55 एक फैक्टर हमारे पास बनेगा और जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बनेगा 2 ओमेगा टी। तो अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ओमेगा है वो 377 है, लेकिन इस फार्मूला के हिसाब से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, तो 377 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा 754 प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। थीटा वी 45 है प्लस माइनस 10, तो फिर वो हो जाएगा 35। तो यहाँ पे ये जो 600 है वो हम फर्स्ट पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म बन रहा है वो 344.2 बन रहा है, और फिर उसके साथ ये दूसरा टर्म बन रहा है। ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। और एवरेज पावर अगर हम निकालें तो एवरेज पावर का जो हमने फार्मूला देखा था, जो बनाया था हमने, वो था 1/2 वी एम आई एम कास ऑफ थीटा वी माइनस थीटा आई। असल में आप अगर इस चीज़ को देखें, जो एवरेज फार्मूला है ये जो है इंस्टेंटेनियस का जो कांस्टेंट पार्ट है वो है। ठीक है, तो वहाँ से जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है 344.2, वो डायरेक्टली भी अगर हम लिख लें तो कोई मसला नहीं है, या फिर अगर दोबारा हम फाइंड आउट करें तब भी वही आएगा। अच्छा, अब इस दूसरे न्यूमेरिकल में हमारे पास सिंपल एक सर्किट है जिसमें वोल्टेज सोर्स है 120 विद द एंगल ऑफ 0 डिग्री, और उस सर्किट में हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो 30 - j70 है। तो फाइंड हमें क्या करना है, एवरेज पावर फाइंड आउट करना है। तो एवरेज पावर जो है हम पोलर फॉर्म में मतलब फेज़र फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इम्पीडेंस भी मिला हुआ है, वोल्टेज भी मिली हुई है, तो हम क्या करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। करंट भी हमने यहाँ पे
फेज़र फॉर्म में फाइंड आउट कर लिया। तो आई एम एंगल ऑफ थीटा आई भी है हमारे पास और वी एम एंगल ऑफ थीटा वी भी है। तो जो एवरेज पावर का फार्मूला है 1/2 वी एम आई एम थीटा वी माइनस थीटा आई। तो वी एम जो है हमारे पास 120 है, आई एम 1.576 है, कास ऑफ थीटा वी 0 है और थीटा आई जो है हमारे पास 66.8 है। लेकिन फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पे भी हमने माइनस रखा है। तो हमारे पास ये एवरेज पावर यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इस तीसरे न्यूमेरिकल में हमें सर्किट गिवन है। उस सर्किट में हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टर है और एक जो है कैपेसिटर है। और यहाँ भी हमें जो गिवन है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स, के मतलब इस सोर्स से टोटल पावर इस सर्किट में कितनी जा रही, एंड एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय रेजिस्टर, और इस रेजिस्टर में कितनी पावर जा रही है। वो जो टोटल पावर यहाँ से सप्लाई हो रही है उसमें से रेजिस्टर में कितनी पावर जा रही है। तो हम पहले जो है टोटल पावर फाइंड आउट करने के लिए सर्किट का करंट फाइंड आउट करेंगे। सर्किट का करंट जो है टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे हमें सर्किट का करंट मिल गया। अब ये सर्किट का करंट है और यहाँ पे जो है सर्किट की सोर्स वोल्टेज है। इन दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें जो एवरेज पावर सप्लाइड बाय वोल्टेज सोर्स है वो मिल जाएगी। तो 1/2 फार्मूला का है, 5 जो है हम वोल्टेज सोर्स का रखेंगे और करंट की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की 1.118 वो यहाँ पे रखी है हमने। वोल्टेज की जो एंगल है वो 30 है और करंट की जो एंगल है वो 56.57 है, वो यहाँ पे हमने रखी। तो हमें एवरेज पावर सप्लाइड बाय सोर्स हमें मिल गया 2.5 वाट। अब रेजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके लिए हमें ये पता है कि अब जो हमने करंट फाइंड आउट किया है वो रेजिस्टर में भी सेम है और इस कैपेसिटर में भी सेम है, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमने करंट आई कैपिटल फाइंड आउट किया है उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो रेजिस्टर का करंट है। अच्छा, अब रेजिस्टर पे वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, तो रेजिस्टर के करंट को अगर हम रेजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4 है, तो फिर हमें रेजिस्टर की वोल्टेज भी मिल जाएगी। और अब इन आई आर और वी आर को जब हम यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि रेजिस्टर पे पावर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो 1/2 ये वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है, ये करंट का मैग्नीट्यूड है। अब दोनों के दरमियान जो फेज़ डिफरेंस है वो 0 है। जब हमने पावर फाइंड आउट किया तो वो 2.5 वाट आ गया। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो पावर सोर्स सप्लाई कर रहा था सर्किट को वो भी 2.5 वाट है और जो रेजिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है पावर वो भी 2.5 वाट है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर में कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा, अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दो एनर्जी सोर्सेज हैं, एक हमारे पास करंट सोर्स है, दूसरा हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन दोनों सोर्सेज से कितना पावर सर्किट में जा रहा है। ठीक है, कि एवरेज पावर जनरेटेड बाय ईच सोर्स वो डिटरमाइन करना है और एवरेज पावर हर एक एलिमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस पे जो है हमने हर एक एलिमेंट पे एक नंबर लगा दिया कि ये एलिमेंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब यहाँ पे हम मैश एनालिसिस की हेल्प ले रहे हैं। तो I1 जो है यहाँ पे वो हमारे पास 4 एम्पियर के बराबर है और मैश 2 में हम इक्वेशन जब बना रहे हैं J10 माइनस J5 और फिर माइनस J10 I1, और क्योंकि ये एरो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का जा रहा है तो फिर हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स जो है इक्वल की दूसरी साइड पे नेगेटिव होता लेकिन इक्वल की लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव है। तो इसमें जब हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे
तो सिंपली हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि वोल्टेज सोर्स के लिए जिसमें से ये करंट I2 यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो I2 को अगर हम इस वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये वोल्टेज सोर्स कितना पावर जनरेट कर रहा है। तो जब I2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 एंगल ऑफ 30 के साथ, 60 हमने यहाँ पे रखा, I2 का यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड रखा, और एंगल जो है इनका डिफरेंस जो है वोल्टेज सोर्स की जो फेज़ एंगल है वो 30 है, और करंट की जो एंगल है फेज़ एंगल वो है हमारे पास 79.1। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 207.8 वाट आ रहा है। तो अगर ये एलिमेंट के लिए पॉजिटिव वैल्यू आए तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर, लेकिन अगर ये जो है पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इस वोल्टेज सोर्स के लिए भी आ रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पावर दे नहीं रही है बल्कि एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब भी पावर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी एलिमेंट के लिए या किसी एनर्जी सोर्स के लिए, तो वो वहाँ पे पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब ये जो वोल्टेज सोर्स है ये पावर दे नहीं रहा बल्कि ये भी पावर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक्चुअली टोटल पावर जनरेट जो हो रही है वो इस करंट सोर्स से हो रही है। अच्छा, अब इस करंट सोर्स से कितनी पावर जनरेट हो रही है अगर उसके लिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर हम कंसिडर करें, खुद से सपोज करें कि V1 है, तो V1 इज इक्वल टू 20I1। 20 जो है रजिस्टर की वैल्यू है, उसके बाद फिर जो है 10J जो है इंडक्टर की वैल्यू है, उसमें से I1 भी पास हो रहा है और I2 भी पास हो रहा है। I2 जो है रिवर्स उलट डायरेक्शन में जा रहा है। तो I1 और I2 की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, वो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि V1 की वैल्यू जो है ये है। तो अब इस V1 को जब हम इस 4 एम्पियर करंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पावर मिल रहा है P1 जो कि -367.8 वाट है। तो अब यहाँ पे ये पावर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये पावर जो है हमें मतलब इस करंट सोर्स से मिल रहा है जो कि इस सर्किट को जा रहा है। ठीक है, ये मतलब एवरेज पावर सप्लाई हो रहा है यहाँ पे करंट सोर्स से, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम P2 जो है पावर वो जो है हमारा इस रजिस्टर पे है, तो रजिस्टर की वैल्यू 20 है। और अब इस रजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो I1 है। तो यहाँ पे हम करंट तो I1 कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन पावर के लिए जो वोल्टेज है वो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं V2 है, और V2 जो है बराबर होगी 20I1। ठीक है, तो 20I1 की वैल्यू होगी हमारे पास 80 विद द एंगल ऑफ 0। 80 हमने यहाँ पे रख दिया और 4 भी हमने यहाँ पे रख दिया, तो हमारे पास टोटल जो पावर ये रजिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है वो 160 वाट है। अच्छा, अब इस कैपेसिटर में से जो करंट पास हो रहा है वो I2 पास हो रहा है। तो जो कैपेसिटर पे वोल्टेज ड्रॉप होगी वो -J5I2 होगी। तो यहाँ से हमने वोल्टेज फाइंड आउट की है, उस वोल्टेज और I2 से जो है हमने यहाँ पे पावर फाइंड आउट की है, तो वो हमें यहाँ पे ज़ीरो मिल रहा है। तो कैपेसिटिव सर्किट जो है ज़ीरो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी तरह फिर इंडक्टर में जो करंट जा रहा है वो I1 माइनस I2 जा रहा है, और जो वोल्टेज है उसकी J10 इंटू I1 माइनस I2 है। तो वो करंट और हमने वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट की है, और फिर उस करंट और वोल्टेज में से फिर हमने यहाँ पे जो है पावर फाइंड आउट की है। तो इंडक्टर के लिए भी जो एवरेज पावर है वो 0 वाट आ रही है। तो अब
हम अगर ये देखें कि जो टोटल पावर हम यहाँ पे सर्किट की टोटल पावर अगर हम लिखें P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 कि वो क्या बन रही है, तो P1 हमारी नेगेटिव में बन रही थी -367.8। P2 जो है रजिस्टर जो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर वो 160 है, और ये वाली जो पावर है वो हमें पावर सप्लाई हो रही है सर्किट को करंट सोर्स से, और फिर हमारा जो इंडक्टर और कैपेसिटर है वो 0 वाट पावर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर ये जो लास्ट में वोल्टेज सोर्स है वो भी जो है कुछ पावर ले रही है 207.8। तो टोटल जब पावर हम यहाँ पे ये सम करेंगे तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आएगा, कि जितना पावर जनरेट हो रहा है उतना ही जो है कंज्यूम हो रहा है, और इसको जो है हम कह रहे हैं कि ये यहाँ पे पावर इज़ कंजर्व, कि जितना पावर जनरेट हो रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो रहा है।